हाँ तो भाई, कैसे हैं आप सभी? सभी अच्छे हैं? चलिए, तो जैसा कि आपको पता है, कल जो हमने बात की थी वो अपने एक इम्यूनिटी के टाइप के बारे में बात की थी। और इम्यूनिटी के टाइप के बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो हमने उसको दो भागों में डिवाइड किया था, एक तो इन्नेट और एक एक्वायर्ड। ठीक है भाई, इन्नेट और एक्वायर्ड दो भागों में इसको डिवाइड किया था। और कल जो मैंने आपको बात बताई वो इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बताई। और वहाँ पर हमने क्या देखा कि भाई इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब होता है सिंस बर्थ, यानी कि जन्म से ही हमें जो प्राप्त हो प्रतिरक्षा, उसे हम इन्नेट बोलते हैं। और ये जो होती है वो 4 टाइप के बैरियर्स के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम बनाती है। 4 बैरियर अवरोधक, और वो 4 बैरियर हमने पढ़े थे, जैसे फिजिकल बैरियर है, कंप्लीमेंट सिस्टम है ना, फैगोसाइटिक बैरियर है, साइटोकाइन बैरियर है। ये 4 पढ़े थे। उनमें से सबसे पहले जो हमने कल बात की थी वो चल रही थी फिजिकल बैरियर के बारे में, है ना, एक शारीरिक अवरोध के बारे में। तो फिजिकल बैरियर में मैं आपको बता दूं कि फिजिकल बैरियर को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया, है ना। पहला था स्किन। स्किन में हमने क्या देखा कि इसमें 2 लेयर होती हैं, एक एपिडर्मिस और एक डर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है वो डेड सेल्स की बनी हुई होती है, केराटिन प्रोटीन की बनी हुई होती है, जिससे वो इम्परमेबल होती है किसी भी बैक्टीरिया वायरस के लिए, अपारगम्य होती है। ठीक है, तो कोई भी जीवाणु वगैरह उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। सेकंड बात, जो हमारी डर्मिस होती है, उस डर्मिस में जैसे हमारे हेयर फॉलिकल्स है ना, उनकी जड़ वगैरह, फैटी ग्लैंड्स, वसा में ग्रंथि आदि होती हैं। अब जो ये फैटी ग्लैंड्स होती हैं ये क्या करती हैं, यह एक लिक्विड का सीक्रेशन करती हैं जिसका नाम होता है सीबम। और ये जो सीबम है वो बनता है एक तो लैक्टिक एसिड से, एक फैटी एसिड से। चूँकि ये अम्ल है तो यहाँ का जो मीडियम है वो एसिडिक मीडियम रहेगा त्वचा का। इसका जो पीएच है वो लगभग 3 से 5 रहता है। तो इस कम पीएच पर कोई भी बैक्टीरिया और जो वायरस होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये हमने कल त्वचा के बारे में पढ़ा, एक हमने देखा। अब हम सेकंड की बात यहाँ पे करने जा रहे हैं, आप जरा ध्यान से समझो। देखो, मैं आपको बता दूं कि हम शारीरिक अवरोध पढ़ रहे हैं, फिजिकल बैरियर। मैं आपको एक बार और यहाँ याद दिला दूं, हम शारीरिक अवरोध पढ़ के चल रहे हैं, फिजिकल बैरियर जिनको बोलते हैं। ये फिजिकल बैरियर 3 होते हैं, एक स्किन, एक होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक कोई भी जैसे लिक्विड, तरल शराब। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए। स्किन को तो हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार त्वचा हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम बना रही है, तो आपको पता चल गया। सेकंड है म्यूकस मेम्ब्रेन, जिसको हम श्लेष्मा झिल्ली बोल के चलते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में अब बात करेंगे। मैं यहाँ हेडिंग लगा देता हूँ, नंबर सेकंड, म्यूकस झिल्ली, जिसको आप म्यूकस मेम्ब्रेन भी बोल के चलेंगे। अब देखना ये है कि आखिर ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो किस प्रकार हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम बना रही है ना। तो मैं यहाँ आपको शॉर्ट पॉइंटों में बताऊं तो देखिए, श्वसन तंत्र, आहार तंत्र और मूत्र जनन तंत्र में
उपकला परत होती है जिसकी गॉबलेट सेल म्यूकस का स्रावण करती हैं। तो कोई भी जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया इस म्यूकस में या म्यूकस परत में फंस जाता है और इस परत का नवीनीकरण होता रहता है जिससे ये बाहर निकल जाते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, मैं आपको शॉर्ट पॉइंटों में यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरा आप ध्यान से समझिए कि भाई आखिर ये म्यूकस झिल्ली जो है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, वो हमारी किस प्रकार मदद करती है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा जो एलिमेंट्री सिस्टम है, जो मतलब जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी हम बोल सकते हैं, है ना, ये जो सिस्टम होते हैं ना, ये आपको दिख रहा है नहीं क्या उधर से? हाँ तंत्र है, चलो कोई बात नहीं, एक दो शब्द रह गए ना छोटे छोटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इधर लिखूंगा थोड़ा, है ना। देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, और जो हमारा मूत्र जनन तंत्र होता है, हाँ ये जो अब सही दिख रहा होगा आपको ना, ध्यान दीजिए दोबारा। देखो एक हमारा श्वसन तंत्र, एक हमारा पाचन तंत्र, है ना, और हमारा मतलब उत्सर्जन तंत्र है या जनन तंत्र है। तो पता है इनमें क्या होता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो 4 लेयर से बने हुए होते हैं, बताया था ना, जिसमें सबसे लास्ट की जो लेयर थी, अरे म्यूकोसा सब म्यूकोसा वो बताए थे ना मैंने, उनमें सबसे लास्ट की जो सिरोसा, म्यूकोस मस्कुलेरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, है ना। तो म्यूकोसा जो परत है जो सबसे अंदर की होती है, उसमें एक ऊतक होता है एपिथेलियम, जिसको बोलते हैं उपकला ऊतक। तो वह ऊतक में क्या होती है, गॉबलेट सेल होती हैं, श्लेष्म कोशिकाएं। और गॉबलेट कोशिका का काम होता है एक चिकने जेली जैसे तरल पदार्थ का स्रावण करना, जिसको हम बोलते हैं म्यूकस यानी कि श्लेष्मा। अच्छा एक बात सुनिए, अब जो म्यूकस है भाई, एपिथेलियम लेयर है आपकी बॉडी के अंदर, तो जो हमारी म्यूकस है वो भी उस लेयर के अंदर चिपकी हुई है भाई। और म्यूकस एक लसलसा पदार्थ होता है। अब जैसे हम श्वास ले रहे हैं, तो श्वास ले रहे हैं तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस नाक के माध्यम से अंदर जा रहे ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया वायरस नासा ग्रसनी से होते हुए अंदर जाते हैं तो वो इस परत में फंस जाते हैं। कौन सी परत में? जो म्यूकस की परत बनी हुई है, और उस परत में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे 2 सिस्टम होते हैं। देखो यदि मैं स्पेशली रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, जैसे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो इसमें छोटे छोटे पक्षमाभ लगे होते हैं, सिलिया। तो ये क्या करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया वायरस जो होता है उसको अंदर से बाहर की तरफ भेजने का काम करते हैं, है ना। और अदर की मैं बात करूं, ये तो रेस्पिरेशन की बात है स्पेशली। एक इसकी विशेषता होती है म्यूकस परत की। वो क्या विशेषता होती है कि ये हमेशा नष्ट होती रहती है और नई बनती रहती है, मतलब इसका नवीनीकरण होता रहता है। अब एक बात मुझे बताओ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन की परत बनी हुई है और इसमें हमारे बैक्टीरिया फंस गए हैं, क्लियर। अच्छा अब हुआ क्या, अब ये इसको नष्ट होना है इस परत को खुद, और जैसे ये परत नष्ट होगी तो क्या बैक्टीरिया वगैरह भी अंदर की तरफ, मतलब जो मल वगैरह है या यूरिन वगैरह है, मोस्टली मल, तो उस मल के साथ
ये बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, क्योंकि श्लेष्मा की परत टूटेगी और उस टूटी हुई श्लेष्मा परत में कौन है, हमारे बैक्टीरिया। कौन है, बैक्टीरिया। तो ये परत तो दोबारा बन जाएगी, क्यों, इसका नवीनीकरण होता रहेगा। लेकिन जो नष्ट हुई है परत, उस जिसके साथ बैक्टीरिया थे, वो मल के साथ बाहर उत्सर्जित हो जाएंगे। तो एक बात आप मुझे बताओ, क्या म्यूकस झिल्ली आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी का काम कर रही है, नहीं कर रही है? अर्थात ये बैक्टीरियाओं से हमें बचा रही है, नहीं बचा रही? तो इसीलिए इसको हमने फिजिकल बैरियर के अंदर रखा है। अच्छा, फिजिकल बैरियर इसको हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के रसायन का या किसी भी प्रकार के कोई एंजाइम्स का काम नहीं है अभी, है ना। यदि कोई एंजाइम्स आ जाएगा तो हम उसे फिजिकल बैरियर नहीं बोलेंगे, वो फिजियोलॉजिकल बैरियर होगा। ठीक है भाई। हाँ, तो ये दो घटक आपको समझ में आए, दो बात शारीरिक अवरोध के। एक तो था हमारा स्किन और एक है हमारी म्यूकस झिल्ली। खुद बताइए, ये दोनों चीजें हमें जन्म से प्राप्त हैं कि नहीं, है ना? प्राप्त है ना, तो इसको हम इनेट इम्यूनिटी में रखते हैं। ठीक है भाई। तो ये सेकंड हो गया। अब बात करते हैं हम थर्ड की। तो मैं आपको यहां एक बात क्लियर कर दूं कि एनसीईआरटी सिलेबस में जो पूरक तंत्र मैंने आपको बताया था, कंप्लीमेंट सिस्टम, वो इंक्लूड नहीं किया जाता, और उसमें इंक्लूड किया जाता है, मैं आपको बता देता हूं सारी चीजें, है ना। शारीरिक स्राव, है ना भाई, या अवरोध, जिसको मैं फिजियोलॉजिकल बैरियर बोलूंगा। ठीक है, ध्यान से आप इस बात को समझना। ये जो शारीरिक स्राव वाला जो घटक है तीसरे नंबर का, जिसको हमने फिजिकल बैरियर में इंक्लूड किया है, हालांकि एनसीईआरटी में ये अलग से घटक है। मतलब एनसीईआरटी सिलेबस में इसको इस फिजिकल बैरियर में नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पर हार्मोन्स या रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो इसको वैसे हम फिजिकल बैरियर में नहीं मानते। लेकिन आरबीएससी ने इसको माना है, तो हमें तो आरबीएससी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो कोई बात नहीं, आप तो इसी को मान के चलिए। इसको भी तीन प्रकार के मैंने आपको बताए थे, त्वचा, म्यूकस झिल्ली और एक शारीरिक स्राव, कोई भी तरल। ये तीनों मिलकर हमारी बॉडी के अंदर कौन सा बैरियर बना रहे हैं? फिजिकल बैरियर। ठीक है भाई, एक शारीरिक अवरोध। तो इसको भी जरा हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट यहां बता देता हूं कि हमारी बॉडी में कुछ तरल पदार्थ होते हैं जिनमें ध्यान से समझिए आप, यानी कि होता क्या है, एक ऐसे आप समझ के चलो कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसे लिक्विड जो बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम करे, वो इस फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत रखे जाएंगे। जैसे हमारे आमाशय में जो जठर रस होता है, उसमें HCl होता है नहीं होता? अब देखिए, अब HCl का कार्य मैंने आपको क्या बताया था? एक जीवाणु को नष्ट करने का भी कार्य मैंने आपको बताया था कि जीवाणु को नष्ट करने के काम आता है। तो एक बात आप मुझे बताइए, क्या HCl आपको जन्मजात मिला है ना? बिल्कुल भाई, जन्म से ही मिला है ना। कोई कृत्रिम तरीका थोड़ी है ये तो हमें सिंस बर्थ मिला है, जन्म से ही मिला है ना भाई। तो एक बात मुझे बताओ, क्या ये एक रसायन नहीं है ना? क्या ये एक लिक्विड नहीं है? समझ रहे हैं? एक तरल स्राव है ना। स्राव का मतलब है जो स्रावित किए जाए केवल। ठीक है, तो ये स्रावित ही तो होता है, तो इसको हम एक स्राव के अंतर्गत रखेंगे ना। और ये क्या काम कर रहा है? जीवाणु को नष्ट करने का।
तो ये इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है हमारे लिए। सेम उसी प्रकार हमारे पसीना है, लार है, आंसू हैं, ये भी एक प्रकार की स्रावित पदार्थ हैं, बताओ है कि नहीं। तो इन पदार्थों में भी क्या होता है, एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम एंजाइम का काम आप जानते हैं कि यह जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को नष्ट करने का काम करता है, अर्थात जीवाणु को मारता है। सेमिनल फ्लूइड है ना, शुक्र द्रव जिसको हम बोलते हैं, जिससे एक सीमन यानी कि वीर्य का निर्माण होता है, उसमें एक एंजाइम्स होता है स्पर्मेन, ये भी बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम करता है। तो एक बात आप नोट कीजिए, क्या ये तीनों एक स्रावित पदार्थ हैं, है ना भाई। ये सभी मतलब ये मान लीजिए स्रावित पदार्थ हैं और इनमें ये एंजाइम्स हैं या कोई भी रसायन्स हैं जो क्या काम करते हैं भाई, किसी भी बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करते हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम बना रहे हैं या नहीं बना रहे, ठीक है। और ये में कहाँ से मिले, जन्म से ही। तो ये सारी चीज़ें किस में रखी जाएंगी, इन्नेट इम्यूनिटी में रखी जाएंगी, ठीक है भाई। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ शारीरिक अवरोध। क्या कंप्लीट हुआ है, शारीरिक अवरोध, ठीक है भाई। तो आपको समझ में आया नहीं आया फिजिकल बैरियर, बहुत सिंपल है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको इम्यूनिटी बता रहा हूं, प्रतिरक्षा। हमने ये देखा कि इम्यूनिटी जो होती है वो 2 टाइप्स होती है, 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है इन्नेट, सेकंड होती है एक्वायर्ड। अब मैं ये सोच रहा हूँ यार, ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है जिसके बारे में आज तक हमने नहीं सोचा, आखिर ये क्या चीज़ है। तो मैं आपको एक्सप्लेन इस प्रकार कर रहा हूँ कि भाई जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है वो आपको जन्म से ही मिली है। अब हमें पता नहीं कि यार हमें जन्म से क्या क्या मिला है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपको जो जन्म से ही इम्यूनिटी गॉड ने गिफ्ट की है वो कुछ इस प्रकार है कि 4 घटक हैं। पहला है शारीरिक अवरोध, यानी कि आपकी जो बॉडी है वो आपके लिए इम्यून सिस्टम कैसे बना रही है, एक प्रकार का अवरोधक की तरह काम कर रही है। दूसरा है कंप्लीमेंट सिस्टम, यानी कि पूरक तंत्र, है ना। तीसरा है शोथ अभिक्रिया, या मैं शोथ का मतलब एक सूजन वाली बात, इन्फ्लामेशन हो जाना, सूजन आ जाना। अभी मैं आगे बताऊंगा ये कैसे हमें इम्यून सिस्टम बनाएगी। और एक है फैगोसाइटिक सेल, बक्षकाण्विक कोशिकाएं, ठीक है भाई। तो ये 4 बैरियर मिलकर हमारी बॉडी के अंदर इन्नेट सिस्टम बनाती हैं, है ना। उनमें सबसे पहला हमने शारीरिक अवरोध को देख लिया, और शारीरिक अवरोध को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, एक त्वचा, एक म्यूकस झिल्ली और एक तरल स्राव। अब ये तरल स्राव के एग्जाम्पल हैं और जिनमें कौन सा हार्मोन, रसायन, एंजाइम्स पाया जाता है ये मैंने उनके सामने लिखे हुए हैं। क्लियर है। चलिए, तो अब जो हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड, सेकंड है पूरक तंत्र, कंप्लीमेंट सिस्टम। ये जो पूरक तंत्र है, ध्यान से आप मेरी बात को समझो। कंप्लीमेंट सिस्टम जो है वो हालांकि आरबीसी ने इसको अलग से माना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर जगह ये कंप्लीमेंट सिस्टम के बारे में बहुत कम आपको समझने को मिलेगा। मेरी बात समझो, ये जो कंप्लीमेंट सिस्टम है ये बहुत कम बच्चे ही इसको समझेंगे अपने अपने स्कूलों में, लेकिन मैं आपको यहाँ इस चीज़ को, इस टॉपिक को यहाँ क्लियर करूँगा, ठीक है। हाँ, पूरी चीज़ मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि आखिर ये किस प्रकार काम करता है कंप्लीमेंट सिस्टम, और ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो बस ध्यान से आप समझते चलिए। हालांकि
इस कंप्लीमेंट सिस्टम को यदि मैं पूरे को आपको समझाऊं तो लगभग बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगता है, हाफ एन हावर लगता है, आधा या पौना घंटा तो कम से कम लगेगा, लेकिन हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, उससे आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान दीजिए, कंप्लीमेंट सिस्टम, पूरक तंत्र, ये क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन्स होती हैं। बात को ध्यान समझो, पूरक तंत्र का निर्माण जो करती हैं वो एक प्रोटीन ही करती हैं, जो कई बार ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होती हैं, है ना। कुछ विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं और उन ग्लाइकोप्रोटीन्स को हम पूरक या कंप्लीमेंट प्रोटीन बोलते हैं। यानी कि ये जो प्रोटीन होती है वो एक कंप्लीमेंट सिस्टम का निर्माण करती है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। कैसे, ध्यान से देखिए, एक तो ये 30 प्रकार की प्रोटीन है, 30 टाइप्स की ये प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम इंग्लिश लेटर सी से शो करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मानी गई है वो C3 मानी गई है। मैं क्या आपसे कह रहा हूं कि हमारी बॉडी के अंदर 30 प्रोटीन्स हैं, एक विशेष प्रोटीन्स जिनकी संख्या है 30, और उन 30 प्रोटीन्स को हम शो करते हैं C से, जैसे C1, C2, C3, C4, इस प्रकार C30 तक। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मानी गई है वो C3 मानी गई है ना। अब भाई ये प्रोटीन्स का काम क्या है? इन प्रोटीन्स का काम होता है कि फैगोसाइट और एंटीबॉडी। बात को जरा ध्यान से समझो आप मेरे को। अच्छा, फैगोसाइट का मतलब होता है बक्षकाणु कोशिका, और बक्षकाणु कोशिका का मतलब होता है जो किसी बैक्टीरिया वायरस को इंगल्फ कर जाए, मारकर निगल ले, उसको खा जाए। और फैगोसाइट मैंने आपको बता रखी है, जैसे आपकी न्यूट्रोफिल है और मोनोसाइट है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट जो WBC की सेल्स हैं वो हमारे लिए, हमारी बॉडी में एक फैगोसाइट सेल की तरह काम करती हैं, ये आप भली भांति जानते हैं। और एक होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का भी काम क्या है? एंटीजन को मारने का। अब यहाँ हम किस एंटीजन की बात करेंगे? जो बाहर से आए हुए हैं, है ना। एंटीजन भी मैंने आपको 2 टाइप से बता दिए थे ना। एक तो एंटीजन्स वो होते हैं जो हमारी RBC पर होते हैं, और एक हम एंटीजन उनको भी बोलते हैं जो कोई बाहर से हमारे शरीर के अंदर आया है ना। तो एंटीबॉडी और फैगोसाइट कोशिका, इन दोनों का ये काम होता है कि भाई यदि कोई बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी के अंदर आए तो हम उसे मारकर नष्ट कर दें, भक्षण कर जाएं उनका। क्लियर? ये उनका काम होता है ना। तो आखिर ये पूरक तंत्र हमारे लिए क्या करेगा? इसका एक ही काम होता है कि जो फैगोसाइट और एंटीबॉडी का जो काम होता है उसकी एक्टिविटी को एनहांस करना। एनहांस करने का मतलब आप जानते हैं, बढ़ाना। तो एक सिंपल दृष्टि से मैं आपको एक लाइन में इसको क्लियर करूं पूरक तंत्र को, तो देखिए, पूरक तंत्र एक ऐसा तंत्र है या पूरक प्रोटीन एक ऐसी प्रोटीन है जो फैगोसाइट और हमारी एंटीबॉडी, फैगोसाइट और एंटीबॉडी की क्रिया को बढ़ा दे। क्या कर दे? बढ़ा दे। उन्हें हम क्या बोलते हैं? पूरक प्रोटीन। और ऐसे तंत्र को क्या बोला जाता है? पूरक तंत्र। नहीं आई बात समझ में? अरे भाई, पूरक तंत्र से आप केवल एक बात याद रखो, केवल
आपको कुछ नहीं पढ़ना, इतना दिमाग में याद रखो कि भाई पूरक तंत्र प्रोटीन का ऐसा एक समूह है जो हमारी बॉडी के अंदर फैगोसाइट कोशिका और एंटीबॉडी की क्रिया को बढ़ावा देना। बस ये खुद मारते नहीं हैं, ये मरवाते हैं। समझ में आ रही बात? ये एक प्रकार से बिचौलिए हैं, एक प्रकार से जो होते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं उनको, कि किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाते हैं, है ना। तो ये वो होते हैं पूरक तंत्र, है ना। 30 प्रकार की प्रोटीन्स हैं जिनको सी से शो किया जाता है, और ये प्रोटीन्स मिलकर एक कंप्लीमेंट सिस्टम का निर्माण करती हैं। और ये जो कंप्लीमेंट सिस्टम होता है उसका यही काम होता है कि फैगोसाइट कोशिका और एंटीबॉडी को एक्साइट करना, कार्य करने के लिए, और उसके कार्यों में बढ़ावा देना। बहुत से होते हैं ना कि उनको पीछे से धक्का लगाया, कर यार काम कर, है ना, ऐसे। तो ये फोर्स करते हैं इनको ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए, कहते हैं यार मैं हूँ तेरे साथ, तू और अच्छा काम कर, इनको और ज़्यादा मार। समझ रहे हैं? मतलब ये सपोर्ट करता है केवल, इनको हमेशा साथ रहता है और धोखा नहीं देता धोखा, है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? हाँ बिल्कुल, ये वफादार होता है। तो आपको सिस्टम समझ में आया पूरक तंत्र का क्या है? पूरक तंत्र एक बहुत सिंपल सी बात कि ऐसा तंत्र जो फैगोसाइट और एंटीबॉडी की क्रिया को बढ़ावा दे, उसे हम पूरक तंत्र बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, या ये बेसिक चीज समझ में आई आपको, है ना। अब इसके काम क्या है? ये जो पूरक तंत्र है वो कैसे काम करवाता है, तो मैं आपको 1-2 कार्य इसके बता देना चाहता हूं। देखिए ये क्या काम करता है। सबसे पहला इसका एक काम होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया सेल है ना भाई, ये बैक्टीरिया सेल है। तो कई बार जो पूरक तंत्र हैं ये इससे अटैच हो जाते हैं, है ना। ये अटैच हो गए किससे? बैक्टीरिया की सेल से। मतलब ये प्रोटीन है और ये क्या करती हैं? इसको बस्ट कर देती हैं, मतलब इसको बस्ट कर देती हैं, फोड़ देती हैं कई बार। तो एक काम तो इसका ये हो गया कि ये डायरेक्ट कोशिकाओं को, बैक्टीरिया कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं, है ना, बस्ट कर देती हैं, उनको फोड़ देती हैं। जैसे गुब्बारे में हम पिन चुभोते हैं तो गुब्बारा फूट जाता है, उसके अंदर जैसे मान लो पानी भरा हुआ है तो वो पानी बाहर निकल जाता है। सेम उसी प्रकार जो हमारे कंप्लीमेंट प्रोटीन होती हैं वो इस बैक्टीरिया की झिल्ली पर अटैच होकर एक पिन की तरह इसमें चुभ जाती हैं और इसकी जो कोशिका है वो पूरी नष्ट हो जाती है। ठीक है। सेकंड, इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और वो काम क्या है भाई? ये है हमारी फैगोसाइट सेल। क्या है ये? फैगोसाइट सेल, बक्षकाणु कोशिका, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनका क्या काम है? देखो ये मान लीजिए हमारे बैक्टीरिया हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं? इसकी सतह पर अटैच हो जाते हैं। कौन? कंप्लीमेंट सिस्टम। ये हो गए अटैच। अब एक बात सुनो, अटैच तो यहाँ पे भी हुए थे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया? इस कोशिका के अंदर चुभकर इसको नष्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर जो ये अटैच हुए हैं, यहाँ पर ये ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे, है ना। समझ में आ रही मेरी बात? ये क्या करते हैं? एक प्रकार से मार्कर की तरह काम यहाँ पे करते हैं। देखो कैसे, ये है फैगोसाइट सेल, ठीक है, और ये हमारी बैक्टीरिया सेल जिस पे अटैच हो गए कौन? कंप्लीमेंट सिस्टम यानी कि प्रोटीन। तो ये जो फैगोसाइट सेल है ना, ये इसको देखकर, किसको? इन कंप्लीमेंट सिस्टम को देखकर तेज गति से भागकर उसके पास जाती है, या मैं सीधी सी भाषा में ये कहूं कि यह इसको अट्रैक्ट करते हैं, फैगोसाइट सेल को। मतलब बहुत चालाक है हमारा पूरक तंत्र। बैक्टीरिया से चिपक जाएगा और उसमें चमक उत्पन्न करेगा, और हमारी जो फैगोसाइट सेल है
वो उसको देखकर एक्साइट होगी, अट्रैक्ट होगी और उसकी तरफ भाग कर जाएगी। जिस प्रकार जैसे कोई खतरनाक सांड है ना, और आप उसको लाल कपड़ा दिखा दें तो आपके पास वो बहुत जल्दी आएगा ना। सेम उसी प्रकार का ये जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ना, ये एक लाल कपड़े की तरह काम कर रहा है और यह मान लीजिए एक बुल है। समझ गए आप अब बात को? तो इस प्रकार हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इसको मरवाने के लिए काम करता है ना। इसको एक्साइट करता है, अरे आ इधर आ इधर आ। तो ये फैगोसाइट इसको देखता है, अरे यार वो रही अच्छी चीज़ है तो चलिए उधर ही चलते हैं, तो बस तुरंत आएगा और इसको नष्ट कर देगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो इस प्रकार हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारी इम्यून सिस्टम यानी कि इम्यूनिटी में मदद करता है। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? एक बार आप इसकी पीडीएफ में नोट्स देखना, थ्योरी देखना, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के क्या बातें लिखी हुई हैं, तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है कि प्रोटीनों का समूह होता है जिसमें 30 प्रोटीन्स होती हैं जिन्हें इंग्लिश लेटर सी से शो किया जाता है। C3 सबसे मुख्य है। इसका काम यह होता है कि ये तो कई बार तो ये डायरेक्टली उसको नष्ट कर देता है बैक्टीरिया सेल को, और कई बार ये क्या करता है उनको फैगोसाइट सेल को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे इम्यून सिस्टम मदद करता है। चूंकि ये हमें जन्म से ही मिला है तो इसलिए हम इसे को किस कैटेगरी में रख रहे हैं? इननेट इम्यूनिटी में। ठीक है भाई, तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी बातें करेंगे कल।